नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ आज मुनाफे की मंडी में तीन खास महिला है जो कमोडिटी मार्केट की दिग्गज तीन एक्सपर्ट्स हैं। वंदना भारती है हमारे साथ, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से एवीपी हैं और कमोडिटी रिसर्च की एवीपी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। रिनिशा चेनानी है, रिसर्च हेड है ऑगमोंट गोल्ड की। और प्रेरणा देसाई हैं, वो भी रिसर्च हेड है समुन्नति फाइनेंशियल से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है और आप तीनों को हैप्पी वुमेंस डे। सबसे पहले वंदना जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या जो यंग वुमेन्स हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी अगर वो कमोडिटी मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं, तो वो गोल्डन टिप्स होंगे? कि सबको शुभकामना यहाँ पे। और कमोडिटी मार्केट में जो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं और खासकर महिलाएं बहुत रुचि है और ऑलरेडी उनको एक बेस होता है, क्योंकि वो घर के काम को भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, वो ड्राइव भी करती हैं, तो ऑलरेडी उनको एक सेंस होता है कि कमोडिटीज प्राइसेस क्या हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं बोल सकती हूँ कि उनको बेहतर यहाँ पे नॉलेज होती है। उस नॉलेज का इस्तेमाल करना है और जो भी है, अगर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म चुने, रिसर्च बेस्ड यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करें। पहले तो वॉच करें, फिर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करें। और मुझे लग रहा है कि अगर हम डिसिप्लिन वे में और स्टेप वाइज हम यहाँ पे एंट्री करती हैं महिलाएं, तो निश्चित तौर पे वो यहाँ पे मुनाफा कमा सकती हैं, क्योंकि किचन से लेके ड्राइव करने से लेके गोल्ड हो या ज्वेलरी हो, हर जगह उनका डोमिनेंस है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत टिप्स की जरूरत यहाँ पे है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है यहाँ पे। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडिंग कैसी होती है वो सब उन्हें सीखना है और इसमें एंट्री करनी है और यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना है। आपको डिसिप्लिन अपनाना है और धीरे धीरे सबसे पहले कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले सीख लें, उसके बाद यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। हमारे साथ रिनिशा चेनानी जी भी हैं। रिनिशा जी, सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे आपको। और गोल्ड को लेकर महिलाओं की काफ़ी दिलचस्पी होती है, चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो गोल्डन टिप्स आपकी तरफ से क्या होगी महिलाओं के, और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? Happy Women's Day to all the women in India and all around the world. मैं कहना चाहूंगी कि जो गोल्ड है जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं हम, सबसे फेवरेट एसेट होता है कोई भी वुमेन का। एंड हर वुमेन ये चाहती है कि उसके पास थोड़ा ना थोड़ा गोल्ड वो हर अच्छे मौके पर खरीदे। तो वुमेन्स डे भी एक ऐसा मौका है जहाँ पे आई वुड एडवाइज कि आप गोल्ड खरीद सकती है। साल में 3 या 4 अच्छे ओकेशंस आते हैं, जैसे वुमेन्स डे है, अक्षय तृतीया है, दिवाली, धनतेरस, जब हम गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। तो आई वुड ऑल्सो एडवाइज अभी कि जिस तरह से गोल्ड की प्राइजेस में थोड़ा करेक्शन आया है, 58,000 के आसपास टच हो चुकी थी, अभी घट के ऑलमोस्ट 55 to 56,000 के बीच में है। तो एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, अच्छा इन्वेस्टमेंट लेवल है। जिस तरह से गोल्ड में हमने देखा है कि पिछले 20-25 सालों में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अगर खरीदते हैं तो हर साल लगभग 12% का CAGR रिटर्न मिला है। तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं तो भी आपके लिए आपकी एक चकाचौंध रोशनी बनेगी, आपका एसेट बढ़ेगा गोल्ड में बाइंग करने से। तो गोल्ड हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और आपका जो भी पोर्टफोलियो का आपका कुल वेटेज आपको कम से कम 15% तक तो गोल्ड को देना ही चाहिए। चलिए प्रेरणा देसाई जी, मैम आपको भी हैप्पी वुमेंस डे। और सबसे पहले, एक तो आप एग्री मार्केट को इतने लंबे समय से ट्रैक कर रही हैं, हालांकि एग्री सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती है। क्या ऐसे टिप्स होंगे महिलाओं के लिए एग्री सेक्टर में, कैसे वो एंट्री कर सकती है, और क्या लग रहा है इस सेक्टर का आउटलुक आप कैसे देख रही हैं? आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। मैं मानती हूँ आपकी जिंदगी में वुमन जितनी हैप्पी होगी आप भी उतने ही हैप्पी होंगे, तो इसीलिए सभी दर्शकों को हैप्पी वुमेन्स डे। मैं मानती हूँ कि हम सब खुश रहें। जहां तक एग्री सेक्टर की बात है, आप सही कह रहे हैं कि एग्री सेक्टर को जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, जिस तरह का ग्रोथ उसमें होना चाहिए था, वो हमने नहीं देखा। मगर उसके बाद भी अगर जीडीपी में आप देखेंगे, माने एक एग्री सेक्टर वो है जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है और एक एग्री सेक्टर वो है जो उसके बाहर की दुनिया है। तो मैं मानती हूँ कि जीडीपी में आज भी एग्री सेक्टर ही एक है जो पिछले कोविड के समय से लेकर उसके 1-2 सालों तक जो ग्रो किया है। और मुझको लगता है कि इसमें फिजिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश है।
समुन्नति जहां मैं काम करती हूँ बेसिकली एफपीओ के साथ काम करता है, और हमने देखा है कि बहुत सारे विमेन एफपीओज जो हैं वो देश में आ रहे हैं, वो बढ़ाए भी जा रहे हैं। तो माने जो महिला किसान है वो भी कमोडिटी को अब समझने लगी है। एग्रीकल्चर तो पहले से करती ही रही है। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ी है और आने वाले सालों में और बढ़ेगी। चलिए अब कुछ कमोडिटी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के एक्शन दिख रहे हैं। बुलियन मार्केट से शुरुआत करते हैं और प्रेरणा जी आपके पास आएंगे तो एग्री सेक्टर पर भी आपसे राय लेंगे अलग अलग कमोडिटी की। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। वंदना जी, गोल्ड में अब काफी मुनाफा वसूली आ चुकी है, 55,000 के नीचे भी भाव आ चुका है। क्या लग रहा है कब एंट्री करनी चाहिए? अगर जो महिलाएं देख रही हैं आपको, उनके लिए क्या सलाह है? कब एंट्री के मौके होंगे? जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह है? जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और अब क्योंकि करेक्शन मोड में है तो करेक्शन मोड कंटिन्यू रहेगा या किस तरीके से रिएक्शन आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 106 का एक मैंने बोला था कि डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड आएगा, और यहाँ पे जिस तरीके के स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा उछाल अभी और रहेगा डॉलर इंडेक्स में। 106.5 तक इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइसेस डॉलर इंडेक्स आएगा, और 2 इंटरेस्ट रेट हाइक की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर ऐसा हुआ 5.35 तक आता है तो एक प्रेशर रहेगा यहाँ पे गोल्ड पे। दूसरी चीज ये है कि जो डल सीजन है, ये हमारा सेकंड क्वार्टर गोल्ड के लिए थोड़ा सा डल हो सकता है। जो एक्शन वाला हमने देखा था फर्स्ट क्वार्टर, वहां पे अब थोड़ा सा एक्शन जो है वो कमी रहेगी, एक कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। अगर गोल्ड खरीदने की बात है तो 21,000 टन सोने की का जो है कहते कि इंडियन वुमेन जो है उनके पास है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन फेज है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और कहीं ना कहीं प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 54,000 के करीब आएगा। तो फिजिकल में बाइंग करने के लिए ये बहुत बढ़िया मौका रहेगा, इस करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए। हो सकता है ये प्राइसेस हम दोबारा ना आता हुआ देखें। 54,000 से लेके 53,000 तक का मुझे डाउनसाइड लग रहा है, और जो टारगेट रहेगा वो करीब 59,000 का रहेगा 2023 के लिए। तो ये बेहतर मौका फिजिकल के लिए। लेकिन अगर आज की बात की जाए कि फ्यूचर्स मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में रहूंगी। मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे गोल्ड को 55,000 के करीब यहाँ पे सेल करना चाहिए। 54,600 का टारगेट थोड़ा मैं लंबा देना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 55,200 का लगाना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की यही जो सिमिलर फैशन में सिल्वर भी यहाँ पे गिर सकता है। तो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि 61,800 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। 61,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 62,100 का बनेगा। यानी राय साफ है, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं गोल्ड या सिल्वर के तो खरीदारी करें, और लेकिन अगर इंट्राडे के लिए खरीदना है तो दोनों ही काउंटर को बेचना है। चांदी आपको बेचना है 61,800 पे, 61,000 के टारगेट के लिए 62,100। ये इंट्राडे के लिए ये कॉल है, ट्रेडर्स के लिए सलाह है, लेकिन लंबी अवधि में यहाँ पर आपको खरीदारी ही करनी है। लेकिन आज ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को बेचकर जा सकते हैं। रेनिशा जी, अगर कोई लंबी अवधि का अगर निवेशक हैं तो उनके लिए क्या सलाह है? क्या लग रहा है अगले वुमेन्स डे तक गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? कितनी तेजी की उम्मीद आपको लग रही है यहाँ से गोल्ड में? मैं यहाँ से देख रही हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस लगभग 10% जितना बढ़ सकती है 2023 में। हम देख सकते हैं कि जो 55 to 56,000 की अभी रेंज है, इससे हम बढ़ के 60,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे बाय नेक्स्ट वुमेन्स डे। एक साल में इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह सा वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बना हुआ है, रिसेशन के कंसर्न्स हैं, जिस तरह डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को और मजबूत करेंगे, एंड ग्रेजुअली हर डिप पे बाय करने की ही सलाह रहेगी मेरी। ओके, चलिए अब चांदी में लंबी अवधि की अगर बात की जाए तो रेनिशा जी क्या लग रहा है, कितनी तेजी की संभावना चांदी में लग रही है? क्योंकि चांदी उस तरह से चली नहीं है। गोल्ड में तो रिकॉर्ड रैली दिखी थी, लेकिन चांदी थकती नजर आई 70,000 के ऊपर, और वापस से जिस तरह की गिरावट हाल की तेजी से भी आप देखें तो काफी 10,000 रुपए तक चांदी नीचे आ चुकी है। क्या लग रहा है कहां पर चांदी खरीदनी चाहिए और कितनी तेजी, अगर एक साल के लिए अगले वुमेन्स डे तक अगर बात की जाए तो चांदी कहां तक जा सकती है? यस, चांदी में इनफैक्ट मुझे लगता है कि गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है चांदी। जो भी लेवल्स है 64-65,000 बहुत ही अच्छी लेवल्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ से हम प्राइसेस को 85,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ से 20 से 25% का रिटर्न हम चांदी में आते हुए देख सकते हैं 2023 में। काफी बुलिश है सिल्वर, जिस तरह से डिमांड उभर के आ रही है सिल्वर की, फिजिकल डिमांड, इंटरनेशनली आप डिमांड देखिए
तो मुझे लगता है कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स का ही आप व्यू रखें। जो भी आपको डिप 65,000 के नीचे मिलता है उसमें बाइंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर ज्वेलरी में भी आप खरीद सकते हैं, या फिर यूटेंसिल्स खरीदिए। जो भी आपको फॉर्म में खरीदना है, सिल्वर में खरीद सकते हैं। ओवरऑल 85,000 तक का मुझे टारगेट लग रहा है। चांदी लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदे, हर गिरावट पे खरीदारी के मौके देखे, धीरे धीरे यहाँ पे एवरेज आप करते जा सकते हैं। वरना जी, आपको भी लग रहा है, रेनिशा जी जैसा कह रही हैं कि 25% तक की तेजी की संभावना चांदी में यहाँ से दिख रही है, आपको कितनी तेजी की संभावना एक साल में चांदी में दिख रही है? जी विश्वमन जी, मुझे भी, हम लोग फॉलो करते हैं रेनिशा को जब गोल्ड सिल्वर की बातें होती हैं। और यहाँ पे देखा जाए विश्वमन जी, 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर में यहाँ पे जो फिजिकल डिमांड है वो बढ़ा है और सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे टाइट है, यहाँ पे क्योंकि माइनिंग का इशू आ रहा है। और $50 का यहाँ पे रिकॉर्ड हाई है और अभी ये $22 के करीब है, जबकि गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत कम ही नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके चांसेस ज्यादा है। और विश्वमन जी, जितनी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात होगी, चांदी की रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ रही है। और रिसाइकलिंग जिस तरीके से गोल्ड का होता है, चांदी की नहीं होती है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये रेशियो इंप्रूव होगा, गोल्ड सिल्वर रेशियो। और यहाँ पे मैं भी जहाँ पे जाना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि अगर 1 से 1.5 साल तक का अगर हम टाइम फ्रेम लेके चले यहाँ पे चांदी के लिए, तो इनफैक्ट 82-85,000 का मेरा भी व्यू रहेगा। और मुझे लग रहा है कि जब ये रैली आएगी, इतनी स्पीडी रैली होगी कि उसको कैच करना मुश्किल है। और ये बहुत बेहतरीन लेवल है, 58,000 से लेके 60,000 का जो जोन है, वहां पे फिजिकल में भी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एक राय रहेगी, जो छोटे निवेशक है या फ्यूचर्स में नहीं आना चाहते हैं, वो यहाँ पे सिल्वर ETF को बाय करके चल सकते हैं। काफी 100 रुपए की खरीदारी के साथ ही आप यहाँ पे यूनिट बाय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है चांदी को बाय करने का। चलिए, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। ट्रेडर्स के लिए कच्चे तेल को लेकर क्या सलाह है, क्योंकि मिक्स सी खबरें आ रही है। एक तरफ तो डिमांड को लेकर जिस तरह से स्थिति बदल रही है चाइना को लेकर, दूसरी तरफ महंगाई की चिंता है ही। वहाँ पर फेड के बयान भी जिस तरह से सख्त लग रहा था कि इकोनॉमिक आंकड़े देख के उनको लग रहा है कि आगे भी वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे और अनुमान से ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऐसे में किस तरह की स्थिति बनेगी? ग्लोबल ग्रोथ को चिंता है, दूसरी तरफ चाइना की डिमांड है। क्या लग रहा है ऐसे में किस तरह क्रूड की चाल रहेगी और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? वंदना जी। विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि आज के दिन में तो अगर देखा जाए तो आज को गिरावट यहाँ पे रहेगी। और 62-60 मेरा एक ध्यान है कि वहां पे ये कमोडिटी नीचे की तरफ फ्लिप हो सकती है। रही बात ट्रिगर्स की, तो मिक्स ट्रिगर्स है और ज्यादा जो थोड़ा सा जो ध्यान है वो डाउन साइड का है। तो अगेन मुझे लग रहा है कि ज्यादा शार्प फॉल ना होके 6100 से 6000 के बीच में सपोर्ट लेगी ये कमोडिटी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे गिरावट लग रही है। और नंबर्स यहाँ पे थोड़े से, मतलब इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो थोड़े से कमजोर होने की आशंका है। तो उसके बीच में मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है और इकोनॉमिक नंबर्स भी अगर वीक आते हैं तो थोड़ा दबाव यहाँ पे क्रूड में रहेगा। सेलिंग साइड रहना बेहतर है। एनजी की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस एक वॉलेटाइल काउंटर आज 1% की तेजी दिखा रहा है 220 के आसपास। क्या ऑप्शन में कुछ मौके दिख रहे हैं वंदना जी, या और कोई कॉल अगर फ्यूचर्स में ही अगर बाई सेल की रणनीति हो? एनजी में फ्रीपोर्ट के खुलने के बाद यहाँ पे एक दबाव आया था, 6% तक का फॉल, 7% तक का फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। मुझे लग रहा है कि काफी फॉल यहाँ पे आ गई। अगर आप देखें विश्वमोहन जी, 220 के करीब आके ये कमोडिटी रुकती है। मुझे लग रहा है कि इस स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ 270 की तरफ जाएगा, तो कॉल ऑप्शन मैं एडवाइस करूंगी कि आप यहाँ पे इस स्ट्राइक का लेके रख सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह नेचुरल गैस में है। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन जो बायसनेस है वो ऊपर की तरफ है। जिंक करीब 0.5% ऊपर 264 के आसपास, कॉपर 0.5% ऊपर 748 रुपए के आसपास, एल्युमिनियम 207 रुपए के आसपास, लेड सपाट है 182 रुपए पे। बेस मेटल्स में आज कुछ वंदना जी पसंद आ रहा है आपको? कहाँ ट्रेड की सलाह है? विश्वनाथ जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए। एक इंट्राडे बाउंस है, बाउंस से फिर सेलिंग आएगा। लेकिन एक टेक्निकल लेवल बताना चाहूंगी जिंक में कि 263 आए, अभी नहीं 263 आए तो ही यहाँ पे सेल करना है। 260 का टारगेट रखना है, 264 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो एक रिकवरी आ रही है मार्केट में, हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ स्टेबल ना हो और फिर से करेक्शन देखने को मिले इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। चलिए, अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। प्रेरणा जी, एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वारगम का आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह की चाल आपको आगे उम्मीद है ग्वार में? चलिए हम देखते हैं तो ग्वार का क्रॉप वगैरह जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट है कि वो कितना कम है। एक्सपोर्ट का जहां तक हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं पिछले साल के मुकाबले से।
तो उसके चलते दिखता है वेदर का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। अगली फसल के बारे में अभी ऑलरेडी कैलकुलेशन होने लगे होंगे। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि गुआर गम और गुआर सीड और गुआर गम का वायदा जो है वो मोटा मोटा सपोर्टेड ही रहेगा। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। स्पाइसेस को लेकर हालांकि पहले चिंता थी, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आ रही है, फिश की जो रिपोर्ट थी उसमें धनिया, जीरा सब बम्पर उत्पादन का अनुमान है, और जो भी पिछले साल के मुकाबले तो काफी अच्छे उत्पादन की संभावना। हालांकि जीरे में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन धनिया को लेकर काफी ऑप्टिमिस्ट है जो रिपोर्ट कह रही है। क्या लग रहा है इन दोनों ही काउंटर में किस तरह के ट्रेंड आपको देखने को, आप क्या सेंस कर रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड रहेंगे दोनों ही काउंटर में? देखिए, इसमें हुआ ये है कि ये ओवरनाइट की डेवलपमेंट है। कल और परसों आपको ध्यान होगा कि पूरे देश में जो है आंधी जैसा भी चला है, खास करके मध्य और पश्चिम भारत में जो है, और बारिश भी हुई है जगह जगह पर। तो इसका खड़ी फसल पर क्या असर होगा अभी जानना थोड़ा बाकी रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर्स, फरवरी के पूरे टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा रहे, रिकॉर्ड स्तर पर हाई रहे, तो इसलिए क्रॉप को लेकर अभी अनुमान लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। धनिया के बारे में हालांकि मैं कोरिएंडर का ये देख रही थी कि कोरिएंडर के इंपोर्ट्स जो हैं इस साल बहुत ज्यादा हुए हैं, और उसकी वजह से जो है एक नेगेटिविटी क्रॉप के आने के समय की भी, और जो लगातार इंपोर्ट रहे हैं उस वजह से भी जो नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो धनिया में ज्यादा है। पर मेरा अभी का मानना ये है कि आजकल के 2-3 दिनों में जो वेदर का जो एक प्रकार का डिसरप्शन रहा है उसका असर हमको क्रॉप पर देखना जरूरी है। चलिए, उस मौसम की मार क्या ग्राउंड पर कितनी मार पड़ी है, इस पर बात करने के लिए पुखराज चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है बीकानेर से। सर, स्वागत है आपका। सर, किस तरह की स्थिति बदली है वहां पर, और किन किन फसलों को, जो 2-3 दिनों में जो स्थिति बदली है, मौसम बदली है, उससे किन फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है? नमस्ते विश्व मोहन जी। अभी 2-3 दिनों से जो बरसात जहां हो रही है, बरसात के साथ कहीं ओले गिर रहे हैं, और बरसात कई जगह तूफान के साथ हो रही है। तो जहां जहां तूफान के साथ बरसात है और ओलों के साथ में बरसात है, वहां वहां तो फसलों को काफी डैमेज हुआ है। इस फसल की नुकसान को समझने के लिए, जैसे 50 किलोमीटर के एरिया में बरसात हुई, उस 50 किलोमीटर में जो 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में जो ओले गिरे हैं, और जहां तूफान के साथ में बरसात हुई है, वहां तो बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब ऐसा नुकसान है कि जिसकी मतलब अभी से बताना ठीक नहीं होगा। कई खेत तो बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। तो खास तौर से इसबगुल को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये कोमल फसल है केसर की तरह। तो जहां भी तेज हवा चली, तेज हवा के साथ बरसात चली, उसके दाने पके हुए थे, वो नीचे झड़ गए। तो ऐसा हमने देखा है। तो दूसरा, जीरा में नुकसान है, वहां भी, यहाँ भी काफी नुकसान है। जो फिश में आंकड़े आए हैं उसमें बहुत सारा परिवर्तन इस नुकसान से हो गया है, या ये होने वाला है, जो सामने आ जाएगा। विश्व मोहन जी, इस बार मौसम ने, जो जलवायु परिवर्तन की हम बातें कर रहे हैं, उसने हमारे यहाँ 3 तरह से नुकसान पहुंचाया। पहला नुकसान हमें पहुंचा जहाँ पाला पड़ा। दूसरा नुकसान पहुंचा फरवरी में अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई। अब ये तीसरा नुकसान हो गया। तो ये नुकसान पे नुकसान इसने इन 2-3 फसलों को, जैसे सरसों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जीरा को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसबगुल को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो अब ये आंकलन इस तरह से करना होगा कि कहां कहां ओले गिरे हैं, कितने किलोमीटर एरिया में तूफानी बारिश हुई है, वहां के खेतों में जो नुकसान है उस नुकसान का आंकलन करना पड़ेगा। पर ये मैं कह सकता हूं कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है विश्व मोहन जी। यानी खास करके जीरा और इसबगोल, इन 2 फसलों को ज्यादा नुकसान की संभावना लग रही है। हालांकि जो उत्पादन के रिपोर्ट थे कि अच्छे उत्पादन रह सकते हैं, उसमें हो सकता है आने वाले समय में बदलाव भी दिखे, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी। किस तरह की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आती है, वो 1-2 दिनों में और स्थिति साफ होगी। चोपड़ा साहब, सर आपसे मेरा अगला सवाल होगा गेहूं और सरसों को लेकर, कटाई और चने को लेकर। क्या इन फसलों पर भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कटाई भी चल रही है, तो कटाई में भी देरी हो सकती है, या फसलों को नुकसान इन तीनों फसलों में से किसी को हुआ है? सर जी, सभी में थोड़ा थोड़ा नुकसान, सभी में। देखिए, किसी में क्वांटिटी का नुकसान है तो किसी में क्वालिटी का नुकसान है। नुकसान तो हर फसल में है। जो कटी हुई खेतों में पड़ गई, उसके ऊपर बारिश गिर गई तो उसे क्वालिटी का नुकसान हो गया। कहीं कटी हुई नहीं फसल है तो वहां पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का नुकसान हो गया। तो नुकसान तो हर क्षेत्र में है।
कि पकी हुई फसलों पे बारिश का गिरना, ओलों का गिरना, ये तो किसी तरह से फायदा तो पहुंचा ही नहीं सकता। तो जहां भी जो फसल खड़ी है वहां पे उस फसल को नुकसान पहुंचा है, हाँ किसी में कम और किसी में ज्यादा। तो ये समय पे ही देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। ये समय के साथ पता चलेगा और स्थिति साफ होगी। एक दो दिन में और भी क्लियर पिक्चर आपके पास लेकर आएंगे। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। प्रेरणा जी, ये क्लाइमेटिक चेंज जिस तरह से पुखराज जी कह रहे थे कि क्लाइमेट में जिस तरह से तेजी से बदलाव हो रहे हैं, और इस बार रबी सीजन की सिर्फ बात करें तो ये तीसरी दफा है जो फसलों पे इस तरह की मार पड़ी है। क्या लग रहा है इससे कमोडिटी, एग्री कमोडिटी के प्राइस को आप किस तरह से जोड़ती हैं, और क्या लग रहा है आगे तेजी बनी रहेगी और महंगाई भी और ज्यादा दिखेंगे? क्योंकि दुनिया भर में ये सबसे बड़ी चिंता है और सेंट्रल बैंकों का फोकस भी सबसे ज्यादा इसी पर है। दो तरह की कमोडिटीज है। एक कमोडिटी वो है जिनका हमारे इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है हमारा जुड़ाव है, जैसे खाद्य तेल वगैरह जो है वो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहने की ही संभावना है, जिसका एकमात्र उपयोग है डिमांड को किल करना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो विदेशी जो कमोडिटीज हैं उसमें जो है एक तरह से डिमांड की कमी के कारण जो है प्राइसेस जो है दबाव में रहेंगे, जबकि जो भारतीय कमोडिटीज हैं, जो ज्यादातर भारत की कमोडिटी है जिसमें ग्रेन आता है, पल्सेस आते हैं, इसमें क्रॉप को डैमेज हुआ है और हम जो है वो तेजी से इंपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। दलहन में तो बहुत सारा इंपोर्ट ऑलरेडी पहले से खोल रखा है, हम देखेंगे कि ऑल टाइम हाई इंपोर्ट्स होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि वीट का जिस तरह से चलन चल रहा है उसमें इसकी पूरी संभावना है कि इस साल हमको जो है थोड़ा बहुत वीट भी इंपोर्ट करना पड़े। तो जो घरेलू कमोडिटीज हैं, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड कमोडिटीज हैं, उसमें प्राइसेस जो है वो हाई रहने की संभावना बनती है। यानी ये आउटलुक है ओवरऑल एग्री मार्केट का। लेकिन थोड़ा और भी सॉरी मैं जोड़ दूं कि जो ये जलवायु परिवर्तन वाला जो एंगल है वो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। हमारी अब जो है वो तुरंत आएगी, खरीफ की फसलें आएंगी जून के समय में, अल नीनो की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब जो है आगे चलकर जो बेस केस सिनेरियो बनता है वो खराब वेदर का बनता है। पहले हम बात करते थे कि अच्छा अगर मौसम रहेगा तो कैसे फसल रहेगी। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी हमारी चर्चाएं जो है वो इसके इर्द गिर्द रहेगी कि अभी अगर मौसम खराब है तो किन किन कमोडिटीज पे ज्यादा असर रहेगा। चलिए, लेकिन जिस तरह से चीजें बदल रही है ट्रेडर्स के लिहाज से अब समझ लेते हैं कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। वंदना जी, सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वारगम, इन दोनों ही काउंटर पर क्या राय है? ग्वार सीड में विश्वमोहन जी थोड़ा दबाव बना रहेगा, मुझे लग रहा है सेल करना चाहिए 5650 के अराउंड, टारगेट 5400 का होगा और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5750 का। सिमिलरली मुझे ग्वारगम में लग रहा है कि ग्वारगम में यहाँ पे थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है बना रहेगा और 150 से 200 तक का जो गिरावट है इस कमोडिटी में भी देखने को मिलेगा। सीड और ग्वारगम यहाँ पर सेल करने की सलाह है और नीचे की तरफ 5400 रुपए के तक ग्वार सीड का फायदा आ सकता है। जीरे की जैसे बात कर रहे थे पुखराज जी कि राजस्थान में फसलों को काफी नुकसान हो सकता है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। क्या लग रहा है वंदना जी, आज हालांकि तेजी दिख रही है करीब करीब 2% की, क्या ये तेजी आपको कंटिन्यू होती दिख रही है? एक्सपोर्ट नंबर्स बड़े वीक आए हैं विश्वमोहन जी, और पिछले साल का भी वीक रहा है, वो एक डेंट कर सकता है प्राइसेस को, अपसाइड में स्टेबल नहीं होने देगा। मेरे ख्याल से 31,000 पे सेलिंग करना चाहिए, 30,600 का टारगेट रखना होगा, 31,200 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेजर सपोर्ट मुझे 27,000 28,000 के बीच में लग रहा है विश्वमोहन जी जीरे में, वहां पे मेजर बाइंग आ सकती है आपको स्पॉट की मंडी से भी, और फिर वो रिफ्लेक्ट होगा फ्यूचर्स मार्केट में। जीरा को लेकर शुक्रिया वंदना जी आपका, प्रेरणा जी आपका, रेनिशा जी आपका। वंस अगेन एक बार फिर से आपको हैप्पी वुमेन्स डे। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।